नमस्कार दोस्तों। आज के हालात कुछ ऐसे हैं कि हम कहीं से एक चीज़ समेट रहे हैं तो दूसरी जगह वही चीज़ बिखर जा रही है। केसेस आउट ऑफ कंट्रोल, डेथ्स आउट ऑफ कंट्रोल, तेज़ी से फैलता हुआ कोरोना और उसके साथ ही फैलती हुई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा होपलेसनेस। थोड़ी देर रुक जाएं, अपनी आंखें बंद करें, एक लंबी सी सांस लें और सोचें कि ये वक्त निकल जाएगा। कभी न कभी हम इस परिस्थिति से, इस अंधेरे से निकल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनुपमा दुबे। मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट और पोडियाट्रिस्ट हूं। लेकिन अभी पिछले कुछ हफ्तों से, बल्कि 1.5 महीने से, मैं सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स का ही इलाज कर रही हूं। अपने आसपास के, अपने दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि जितने मेरे डायबिटिक पेशेंट्स हैं ऑलमोस्ट सभी कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं। दोस्तों, बहुत सारी जानकारियाँ आजकल व्हाट्सएप से मिल रही हैं, सोशल मीडिया से मिल रही हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अपील है कि इन सारी जानकारियों पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति आज अंधेरे में एक रोशनी की किरण ढूंढ रहा है। सबको एक 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 पर्टिकुलर एक चीज़ चाहिए कि उससे कुछ सपोर्ट मिल जाए, शायद हम बेहतर इलाज कर पाएँ अपनों का। ये जो सेकेंड वेव आई है, इसमें बहुत सारे म्यूटेंट स्ट्रेन्स आए हैं और ये जो स्ट्रेन है ये पहले से ज़्यादा वेरुलेंट है, मतलब बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ज़्यादा लोगों को ग्रसित कर रहा है, ज़्यादा खतरनाक है, मतलब सिम्टम्स और उससे होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं और ये यंग पॉपुलेशन में भी दिख रहा है। ऐसा नहीं कि यंग पॉपुलेशन में दूसरी पॉपुलेशन से ज़्यादा है, बट येस, जो पुराना स्ट्रेन था वो यंग पेशेंट्स में नहीं था, लेकिन ये ज़रूर यंग पेशेंट्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है। दूसरी बात, यह स्ट्रेन RT-PCR को भी बाईपास कर दे रहा है, मतलब बहुत सारे टेस्ट RT-PCR नेगेटिव आ रहे हैं, बावजूद इसके कि कोरोना है उनको। ये स्ट्रेन बहुत तेज़ी से सारे सिस्टम्स को डिटीरियोरेट कर रहा है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट स्ट्रेन एंड द न्यू स्ट्रेन्स विच हैव कम। सो हमें क्या करना है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या नहीं करना है, कृपया थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर में कोई भी कोविड पेशेंट है और अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो यकीन मानिए वो पक्के से कोरोना ही है और आपको फ़ौरन ही डॉक्टर का इलाज, डॉक्टर से एडवाइस लेके अपना इलाज शुरू कर देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, गो फॉर रैपिड टेस्ट। रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट जल्दी आ जाती है, आधे 1 घंटे के अंदर आ जाती है। RT-PCR अभी 2-3 दिन में आ रहा है और छोटे शहरों में तो इसकी किट ही नहीं है, तो पेशेंट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम उसमें मिस कर दे रहे हैं। अगर रैपिड टेस्ट आपका पॉजिटिव है तो आपको RT-PCR करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रैपिड टेस्ट नेगेटिव है तो आप RT-PCR अपना भेज सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़रूरी बात, अगर आपको सिम्टम्स हैं, अगर आप कांटेक्ट में आए हैं या आपके परिवार में किसी को कोविड है तो आप फ़ौरन ही अपना इलाज शुरू करवा सकते हैं। दूसरे टेस्ट, अभी बैटरी ऑफ टेस्ट चलें, फेरिटिन, LDH, CRP, देन D डाइमर्स, ऑल दैट, ज़रूरी नहीं, ये सारी बैटरी सारे पेशेंट्स के लिए ज़रूरी नहीं है एंड नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट. So basically a simple CBC count is also very helpful in diagnosing. Of course not pinpointing the diagnosis, but it will help. कैसे? CBC में एक लिम्फोसाइट काउंट होता है, एक न्यूट्रोफिल काउंट होता है। अगर आपका लिम्फोसाइट काउंट कम है तो मतलब वायरस होने के बहुत चांसेस हैं। अगर आपका लिम्फोसाइट काउंट अच्छा है इसका मतलब प्रोग्नोसिस भी अच्छी है। सो दिस इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ असेसिंग आपका डिजीज़। तीसरी बात, सबसे पहला दिन जो फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम है वो बहुत मायने रखता है। आमतौर पे क्या हो रहा है कि जब हम टेस्ट करा रहे हैं 2 से 3 दिन में रिपोर्ट आ रही है और वो टेस्ट भी हम 2-3 दिन वेस्ट करने के बाद कराते हैं, तो ये जो शुरू के 3-4-5 दिन हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंस रखते हैं इस पूरे प्रोसेस में, ये मिस हो जाते हैं।
तो याद रखिए आपके लक्षणों का पहला दिन कौन सा था, ना कि आपका RT-PCR किस दिन पॉजिटिव आया। जो आपका डे ऑफ फर्स्ट सिम्टम, आपके लक्षण का फर्स्ट डे था, वो बहुत मायने रखता है। लक्षण क्या हो सकते हैं? बुखार हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, जॉइंट पेन्स हो सकता है, गला खराब हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकती है, खांसी हो सकती है, कान में दर्द हो सकता है, सिंपल पैरों में दर्द हो सकता है, सिर दर्द बना रह सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि हमको तो वो गला वला ख़राब नहीं है, सर्दी जुकाम नहीं, तो कोविड नहीं है, वो हमको लू लग गई थी, या फिर हमने कूलर का पानी पी लिया या ठंडा पानी पी लिया, खटाई खा ली, इसलिए हो रहा है, नॉर्मल फ्लू है, नॉर्मल गला ख़राब है, ठीक हो जाएगा। और बहुत सारे पेशेंट में तो ये सिम्टम्स भी नहीं हैं। जिस तेज़ी से ये लहर फैल रही है, आपको ये मानने में कोई बुराई नहीं है कि ये कोविड हो सकता है और तुरंत उसका एक्शन लेना है, राइट। तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। अभी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पूरे कॉकटेल चल रहा है, राइट। एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, लिम्सी, जिंकोविड, पूरे देश को ये कॉकटेल रटा हुआ है। अच्छी बात है, अवेयरनेस इज़ वेरी गुड, बट यहाँ हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक मिस कर रहे हैं, वो ये कि हर आदमी अलग है, हर पेशेंट अलग है। मैंने माना कि स्पेशलिस्ट सब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और सब लोग स्पेशलिस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आज हर लेवल ऑफ डॉक्टर्स की ये जिम्मेदारी है कि हम जल्दी से डिजीज़ के सिम्टम्स को पकड़ें और पेशेंट का इलाज शुरू करें। लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप अपना इलाज शुरू कर दे रहे हैं। जब वो सारा ही कॉकटेल ले रहे हैं, बुखार नहीं थम रहा है, देन दे कॉल दे डॉक्टर, दे फिजिशियन कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा है। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, पहले से चौथे दिन तक ये जो वायरस है बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट होता है, तो उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी 1 से चौथे दिन तक बहुत ज़्यादा होती है। 1 से 7 दिन के अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज़ी से होता है। ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब एक से दूसरे की तरफ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन मतलब वो उसी वायरस का बहुत तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन शरीर में हो रहा है, और जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे सिम्टम्स आपके बढ़ रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही पेशेंट पॉजिटिव आता है, चलिए वो डॉक्टर की सलाह तो ले ही रहा है, लेकिन लोगों में इतनी इनसिक्योरिटी आ गई कि वो पॉजिटिव होते ही से रेमडेसिविर ढूंढने लग रहे हैं, वो पॉजिटिव होते ही से बेड ढूंढने लग रहे हैं, वो पॉजिटिव होते ही से ऑक्सीजन ढूंढने लग रहे हैं। यकीन मानिए, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को रेमडेसिविर या ऑक्सीजन या बेड की ज़रूरत नहीं है। 90% लोग घर में रह के प्रॉपर सलाह लेके इस टाइम को निकाल सकते हैं। ये जो हम में जो एक डर बैठ गया है, जो इनसिक्योरिटी आ गई है, रेमडेसिविर ढूंढना है, जो लोग फाइनेंशियली साउंड हैं, सोसाइटी में अप हैं, वो क्या कर रहे हैं? रेमडेसिविर की होर्डिंग कर ले रहे हैं, जमाखोरी कर ले रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। वो रेमडेसिविर जो 800-900 में आ रहा है, वो हज़ारों में आ रहा है, लाखों में आ रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस इनसिक्योरिटी। नॉट एवरीवन नीड्स रेमडेसिविर, माइंड इट प्लीज़। आप शांति से अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर वो बोलते हैं कि हाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको है, तो आपको रेमडेसिविर लेना है, और अगर नहीं तो अपने डॉक्टर पर विश्वास करें, घर में ट्रीटमेंट लें जैसा वो एडवाइस कर रहा है। फर्स्ट 7 डेज़ आपके आम तौर पे ठीक रहेंगे। बुखार आता जाता रह सकता है। अपना आप सैचुरेशन चेक करते रहें, आप अपना टेम्परेचर लेते रहें, अपना आप रेस्पिरेटरी रेट जो है वो देखते रहें, राइट। ये बढ़े नहीं, सांस ना फूले, सैचुरेशन अच्छा है, ठीक ठाक चलता रहेगा। सैचुरेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करते रहें, डॉक्टर से एडवाइस लेते रहें, वो आपको बताते जाएंगे अभी ये करना है, अभी ये करना है, राइट। अब 7 दिन के बाद जो दूसरा फेज़ आता है, जो दूसरे हफ्ते का फेज़ है, ये सबसे क्रिटिकल टाइम होता है, खासकर 7 से 10वें दिन तक। इस समय क्या होगा? हमारा इम्यून सिस्टम अब पूरी तेज़ी में आ जाता है। 7 दिन वायरस ने खूब उधम मचाई, अब इसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम उसको हराने में लगेगा। अब जब ये इम्यून सिस्टम एक्टिव हो रहा है, तब सारी प्रॉब्लम आती हैं।
इस समय क्या होगा, हमारा सैचुरेशन डाउन होने लगेगा, हमारी ब्रेथलेसनेस बढ़ने लगेगी, हमारा लंग इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने लगेगा। ये सारी चीज़ें जो है सेकेंड वीक में ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो फर्स्ट वीक में क्या करना है, आप अपना फीवर देखिए, आप अपना जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं, अगर फैविपिराविर एडवाइस कर रहे हैं ठीक है वो लीजिए, अगर दूसरे मेडिसिन एडवाइस कर रहे हैं वो लीजिए। रेमडेसिविर के पीछे मत भागे अनटिल अनलेस आपको उसकी ज़रूरत है। हो क्या रहा है, वो गलत समय पे हम इतनी होर्डिंग कर ले रहे हैं और उसको इतने इनसिक्योर कर ले रहे हैं कि एक्चुअली जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है उन तक वो नहीं पहुंच पा रही है। वैसे भी जितनी भी क्लिनिकल स्टडीज़ हुई हैं इसमें कोई बहुत अच्छा रोल या बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाया गया रेमडेसिविर का। तो हमको ये नहीं समझना कि बिना रेमडेसिविर के अब हम जिंदा ही नहीं बचेंगे। बिलीव मी, ऐसा नहीं है। सेकेंडली, अभी मैं 2-3 दिनों से कुछ वीडियो देख रही हूँ जिसमें ये बोला गया है कि स्टेरॉइड आपको पहले ही दिन से शुरू कर देना है तो आपका डिजीज़ का आउटकम ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने तो अपना सिर पकड़ लिया, हे भगवान मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ ऐसा कतई ना करें, क्योंकि पिछले 2 दिन से बाज़ारों में अब स्टेरॉइड्स का भी शॉर्टेज हो गया है। स्टेरॉइड्स क्यों नहीं लेने आपको पता है? रीज़न ये है कि पहले से 7वें दिन तक हमारा वायरस तेज़ी से रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है, राइट? और 7वें दिन के बाद उसका रेप्लिकेशन थोड़ा सा थमता है और हमारा इम्यून सिस्टम अब एक्शन में आता है। अगर हम शुरू में स्टेरॉइड दे दें तो ये तो वही वाली बात होगी कि एक साइड हमारा कोरोना वायरस जो है पूरा दल बल के साथ खड़ा है, दूसरे साइड हमारा इम्यून सिस्टम खड़ा है और हमारे इम्यून सिस्टम ने बोला ये लीजिए कोरोना भैया, ये तलवार है स्टेरॉइड की, आप अपने पास रखे रहिए, फिर इसको हम यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम अपना ही गड्ढा खोद रहे हैं मुसीबतों का। इसी तलवार से कोरोना हमको ही ख़त्म कर देगा। तो फर्स्ट 7 डेज़ में स्टेरॉइड्स हमको नहीं लेने हैं अनटिल अनलेस आपके फिजिशियन आपको एडवाइस करें 3-4 दिन बाद कि नहीं अभी थोड़ा सा स्थिति ऐसी हो रही है, वर्स हो रही है, तो अब हमको मॉनिटर डोज में लेना है। अदरवाइज़ कोई भी आपको फर्स्ट 7 डेज़ में स्टेरॉइड्स, वो गोलियां जैसे मिथाइलप्रेडनिसोलोन, डेक्स, आजकल सारे पेशेंट्स को रट गई हैं दवाइयाँ, ये हमको नहीं लेना है। सेकेंड वीक में जब हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट की ज़रूरत होगी तब स्टेरॉइड्स आपकी बेहतरीन मदद करेंगे और ऑप्टिमल डोज में जैसे कि आपके फिजिशियन डिसाइड करते हैं आपके लिए, ये आपके लिए बहुत बड़ा बोन होगा, राइट? सो इस बात पे ज़रूर ध्यान दो। सेकेंड वीक में यूजुअली क्या होता है, सैचुरेशन कम होने लगता है, हमारा ब्रेथलेसनेस बढ़ने लगती है और ये बड़ा पैनिक वाला टाइम हो जाता है। अस्पताल भागना, अब हमें रेमडेसिविर लगाना है, अब हमें टोसिलिजुमैब लगाना है, अब हमको ये करना है वो करना है। घबराइए नहीं, इस स्टेज में भी मेजॉरिटी लोग आराम से ही निकल जाएंगे। अपने डॉक्टर के टच में रहिए, जैसा वो एडवाइस करते जा रहे हैं वैसा करिए। सही समय पे सही व्यक्ति को सही चीज़ मिल जाएगी तो ये जो अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है ये नहीं बनेगा, राइट? CT स्कैन, ज़रूरी नहीं कि सबको CT स्कैन की ज़रूरत है। गरीब आदमी कहाँ से CT स्कैन कराएगा, राइट? CT स्कैन की शुरुआत में तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। पहले 4 दिन CT स्कैन आपका नॉर्मल ही आएगा अनटिल अनलेस आपने फर्स्ट डे मिस कर दिया है और आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो। आमतौर पे फर्स्ट 3-4 डेज में CT स्कैन नॉर्मली आता है एंड देन ओनली योर डॉक्टर एडवाइजेज टू गो फॉर CT स्कैन आफ्टर 4 to 5 days, राइट? तो बहुत जल्दी CT स्कैन करवाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप CT नहीं करा पा रहे हो, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपल एक्सरे भी बहुत आपके हेल्प करेगा। हम आराम से एक एक्सरे में डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको कोविड से रिलेटेड लंग की प्रॉब्लम हो रही है या नहीं, राइट? सो CT स्कैन इज़ नॉट नेसेसरी। सिमिलरली वो जो बैटरी ऑफ टेस्ट है सारा ज़रूरी नहीं, ठीक है? अगर आपको डॉक्टर बोले कि हाँ अब ज़रूरी है ये कराना तो आप करवाइए।
सो इन शॉर्ट अगर हम समराइज़ करें तो फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम बहुत ज़रूरी है, उसको हमेशा याद करके रखिए। आपकी सारी प्रोग्नोसिस, आपका ट्रीटमेंट का प्लान उस दिन से ही अगर स्टेप बाय स्टेप डिसाइड होगा, प्लान होगा, तो आप एक बेहतरीन उस पर बेहतरीन आपको लेवल ऑफ केयर एंड वो सब मिलती जाएगी, राइट। दूसरा रैपिड टेस्ट, जैसे मैंने बताया, बहुत इफ़ेक्टिव है। जैसे आपको सिम्टम्स आएँ आप आइसोलेट हो जाइए, अपने डॉक्टर की एडवाइस लीजिए। CT इज़ नॉट नेसेसरी इन एवरीवन, एन एक्सरे कैन वर्क वेरी वेल। खासकर CT स्कैन मशीन, अभी वायरल लोड बहुत हो रहा है, सब जा रहे हैं और ज़्यादा वायरल लोड लेके आ रहे हैं, राइट। सो नॉट नेसेसरी इन अर्ली डेज स्पेसिफिकली। इसके अलावा यू कैन मॉनिटर SpO2, एक 6 मिनट वॉक टेस्ट है। आप अपना SpO2 मॉनिटर करिए, 6 मिनट आप थोड़ा ब्रिस्क एक्सरसाइज या वॉक करिए, आप फिर से अपना SpO2 चेक करिए। अगर उसमें 5% से ज़्यादा डिप है, इसका मतलब आपका लंग इन्वॉल्वमेंट है, आप फ़ौरन अपने डॉक्टर को बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप घर में कर सकते हैं, राइट। रेमडेसिविर हुआ, ज़रूरी नहीं। स्टेरॉइड्स जब आपको डॉक्टर बताएं तब लेना है। फैविपिराविर जब आपको डॉक्टर बताएं तभी लेना है, ज़रूरी नहीं कि हम उसको पहले दिन से ही लेते जाएं। कई बार तो पेशेंट मुझसे फ़ोन करके पूछ लें क्या हम ये ले लें, देना ऐसे क्या हमने एडवाइस किया है, नहीं तो अभी मत लीजिए, ठंड रखिए। दूसरी बात, खून पतला करने वाले ड्रग्स, एंटी प्लेटलेट्स, एंटी थ्रोम्बोटिक्स, येस दे आर वेरी हेल्पफुल एंड बेसिकली दे आर नेसेसरी ऑल्सो, स्पेशली 40 साल से बड़ी उम्र वाले लोगों को, बुज़ुर्गों को, वो पेशेंट्स जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं लाइक डायबिटीज़ है, शुगर है, दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें एंटी प्लेटलेट्स या लो मॉलिकुलर वेट हेपारिन जो अस्पताल में दिए जाते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं एंड लाइफ सेविंग हैं। यकीन मानिए 90% से ज़्यादा केसेस घर में ही हैंडल हो सकते हैं। बस हमें पैनिक नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है, एक दूसरे की केयर करनी है, अपने डॉक्टर पर अटूट विश्वास रखना है, उनकी मानसिक स्थिति पर भी रहम करना है क्योंकि उनका परिवार भी इसी समस्या से जूझ रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट होल्ड ऑन, ये वक्त भी निकल जाएगा, अंधेरा है अभी पर रोशनी ज़रूर लाएगा। हिम्मत न छोड़ना यारों, सुकून फिर से ज़रूर आएगा। नमस्कार, जय हिंद।